हेलो 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 मेरे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये विजुअल देखकर एक इंटरेस्टिंग विजुअल हम लोग ने लिया है। आप लोग समझ गए होंगे कि आज आपके शिवार्थ सर आपसे किस चैप्टर के बारे में बातें करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस की किताब का आपका पहला चैप्टर, या कुछ लोग कहेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे, मतलब 10th या 9th 10th की पढ़ाई या उससे आगे की पढ़ाई कैसे करनी है, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करूंगा। कन्वेंशनल तरीके से आप लोग कई वन शॉट वीडियोस और कई सारे वीडियोस देखते होंगे, उसमें किस तरीके से आपको मेमोराइज कराया जाता है और यहां पर हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले ये मैं चैप्टर शुरू करूं, हम लोग ने एक सिलेबस वीडियो डाल रखा है क्लास 10 साइंस का। उसके बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाला था जिसको मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोगों ने देख रखा होगा, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अगर वो वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखा है अभी तक, तो यहां मैं पिन कर दूंगा उस वीडियो को। प्लीज आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि उस वीडियो को जरूर 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 देख लें, क्योंकि बिना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के केमिकल फॉर्मूला के लिखे आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। आप हर जगह आपको स्ट्रगल करोगे। वैलेंसी चार्ट क्लास 9 वाला आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है आप सभी लोगों से, जो लोग केमिस्ट्री को शुरू से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बिना इक्वेशन ले कुछ होगा नहीं, उनके लिए वो वीडियो बिल्कुल बिल्कुल मस्ट है। इसी के साथ आज की बात की शुरुआत करते हैं। आप लोग के स्कूल में मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग क्या है, चैप्टर यही शुरू हुआ है, काफी लोग क्या खत्म भी हो गया होगा, कुछ लोग के यूनिट टेस्ट अप्रोच कर रहे होंगे। तो आज इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं। 2 हिस्सों मैंने बांट रखा है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसके बाद वन शॉट वीडियो भी लेकर आऊंगा। इसमें मैंने बेसिकली कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बातचीत की है। शुरू किया जाए, चलिए। एक बात जो हमेशा हमारा मोडस ऑपरेंडी एसओपी रहता है, हमेशा स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है, क्या है, आपको पहले हर चीज अपने दिमाग में नोट करनी है। वीडियो चलते से नोट मत करना, पॉज करके अलग से नोट करना। पहला सारा जोर दो सुनने पर और समझने पर, और तुरंत याद करने पर, तुरंत मेमोराइज करने पर। यह मत सोचना बाद में याद कर लूंगा, अभी याद करना है, आपका टाइम बचेगा, बाद कभी नहीं आता है। ठीक है, चले, चलो, ओके गाइस, चलिए। तो ठीक है, बातचीत हम लोग यहां से शुरू कर सकते हैं। या आप देख रहे होंगे, इस विजुअल को आपके सामने लेके आने का क्या पर्पस है, आप देख रहे होंगे या क्या हो रहा है। एक लीफ है पेड़ की, जो येलोइंग ऑफ लीफ, पेड़ का पत्ता पीला पड़ रहा है या सूख रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं पत्ता गिर जाता है सूख जाता है, या पेड़ पर भी पत्ता पीला हो जाता है तो सूख जाता है। ऐसे हमारे जीवन की भी सच्चाई होती है। अभी आप लोग जीवन के किस फेज में हैं? अभी आप लोग जीवन के इस वाले फेज में हैं। मैं शायद यहां तक पहुंच गया हूं, आप लोग अभी इस फेज में हैं। तो भी आप लोग काफी हरा रहना है, और इसको हम लोग प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हम कैसे जीवन में फिटनेस, रूटीन, हेल्थ को हम लोग कैसे, अपनी इमोशनल फिजिकल हेल्थ को हम लोग कैसे संभालते हैं। खैर, कमिंग बैक, ये एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का। ये आप लोग ने क्लास 9 में ही पढ़ा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का माने क्या होता है? एक लाइन में कहा जाए तो केमिकल चेंज का एक ही मतलब होता है, कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। क्या हो रहा है? कोई नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। सब्सटेंस क्या होता है भैया? या तो कोई नया एलिमेंट बन रहा है या कंपाउंड बन रहा है। कोई नया सब्सटेंस माने कोई नया एलिमेंट या कोई नया कंपाउंड बन रहा है, ये होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। और बातें आप लोगों ने पढ़ रखी है 9th क्लास में। ये इरिवर्सिबल होता है। एक बार आपने बना लिया फाइनल कंपाउंड, तो आप उसको दोबारा इनिशियल कंपाउंड में नहीं बदल सकते। जैसे तुलना की जाए, अगर मान लीजिए मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस मेल्ट हो गया, तो आप उसको दोबारा फ्रीज कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने H2O को से कोई नया सब्सटेंस बना दिया, तो आप बाय डिफॉल्ट सीधे वापस नहीं जा सकते हो, तो एक दूसरे तरीके से आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ये ठीक बात है। तो इस तरह कुछ बातें हमने कर रखी है, मैं उसके डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं। एक लाइन में समझा रहा हूं, केमिकल रिएक्शन का मतलब कोई नया सब्सटेंस बन रहा है और जो कि इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक तुरंत वापस नहीं लेके जा सकते। ये दो कैरेक्टराइजेशन है। अब एक सवाल जो कई सारे बच्चे हम लोग से पूछते हैं कि सर ये बात तो हम समझते हैं, फिजिकल चेंज ये है, केमिकल चेंज ये है, ये बताओ ये सब पढ़ा क्यों रहे हो? ठीक है, जायज सवाल है भाई, क्या इसका काम है, कोई यूज है इसका? हम क्या करेंगे जान के फिजिकल केमिकल चेंज? पहली बात तो आपके जीवन में रोजमर्रा के तरीके पर, मतलब जो ह्यूमन बींग्स का फंक्शन है, चीजों के बारे में जानना। मतलब कई बार हम लोग यूं ही चीजों के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो वो भी एक फैक्ट है। लेकिन एक प्रैक्टिकल यूज जो रियल लाइफ में, मैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं। जैसे अगर इसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, तो आपको पता होगा आयरन बनाते हैं हम लोग,
आयरन और जमीन से डिग करते हैं, मतलब और उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन। मतलब प्रोसीजर क्या होता है, Fe2O3 से आयरन ओर जो होता है, आयरन ओर जो होता है आपका, वो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 से, ये वही है जो रस्ट होता है, आपने देखा होगा रस्टिंग हो जाती है इर्द गिर्द हमारे, तो रस्ट वही वाला। आयरन ओर से हम बना लेते हैं Fe और O2 अलग कर देते हैं। बैलेंस में भी नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसे बैलेंस करना हो तो कर सकते हैं, हो जाएगा आप लोग बैलेंस अभी, चलो ठीक है कर लेते हैं। ये 3/2 करना है या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए ये पूरा एक सब्सटेंस था, उससे हमने एक नई चीज बनाई। ये Fe2O3 था, उससे हमने बिल्कुल एक नई चीज बनाई। अगर हम ये प्रोसीजर नहीं जानते तो हम कोई हम लोग कैसे आयरन के इतने सारे आर्टिकल्स, हमारे ब्रिजेस बनते हैं, पिलर्स बनते हैं, सारी चीजें होती, कैसे हो पाता है। तो इसी, या दवाएं, मेडिसिन बनती हैं, ढेर सारी मेडिसिन जो बनती हैं वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही तो बनती हैं। तो अगर केमिकल चेंजेस के बारे में हम ढंग से नहीं समझेंगे, एलिमेंट्री प्लेन पे आज नहीं सीखेंगे, तो आगे इस तरह की चीजें हम कैसे कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री और इन जनरल साइंसेस का बहुत ज्यादा डेली लाइफ एप्लीकेशन है। और केमिकल फिजिकल चेंजेस आदमी समझता कहां से, हम इसके बारे में हमारी जानकारी कहां से पता लगी, हाउ डिड वी कम टू अंडरस्टैंड इट इन ग्रेट डेप्थ एंड डिटेल, वो इसी विजुअल से जो मैंने यहां दिखाया। नेचर में चेंजेस, फिजिकल केमिकल चेंजेस होते हैं नेचर में, जैसे पानी इवेपोरेट होता है, फिर जो पूरी वाटर साइकिल होती है, फिर रेन बनकर गिर जाता है, वो फिजिकल चेंज है। लेकिन नेचर में ये प्रोसेस भी होता है, नेचर में डीके ऑफ मैटर भी होता है, नेचर में पेड़ बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे पेड़ बड़े होते हैं, टहनियां उनकी टूटती हैं, इंसेक्ट्स डाई करते हैं, इंसेक्ट्स कलर चेंज करते हैं। जैसे जुगनू होता है, जुगनू आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, फायरफ्लाई कलर प्रोड्यूस करता है, उसमें एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो नेचर में इन सारे रिएक्शंस को स्टडी किया जब हमने, तब हमको समझ में आया कि इनको हम कैसे लैब में रिक्रिएट कर सकते हैं, फिर इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस है केमिकल चेंजेस को समझने की। अब मेरा आपसे सवाल होगा तुरंत, वीडियो को अगर आप चाहें तो एक सेकंड पॉज कर कम से कम 5 से 10, कम से कम 5 केमिकल चेंजेस जो रोजमर्रा के जीवन में नेचुरली आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, आप उनको लिस्ट करो। पॉज कर लिया, सोच लिया। शुरू में करता हूं पहले से, जैसा कि मैंने कहा, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, आयरन से Fe2O3 बन जाता है। और एक बड़ा इंटरेस्ट, मैं अपनी 5 बता देता हूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं जितने लोग ये वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे मुझे कि उनके 5 जो मैंने बताए उससे इतर क्या है। एक चीज आपने देखा होगा, मैं भी कई बार होता है, खाना हम लोग जब खाते हैं, खासतौर से गर्मियों में, तो पसीना पसीना हो जाता है, हल्की सी गर्मी लगती है। जैसे ही हम खाना इंटेक करते हैं, तुरंत एक प्रोसीजर शुरू होता है डाइजेशन ऑफ फूड का, और डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन है, तो उसके थ्रू वो एक क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है। वहां पर ग्लूकोज में जो हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं, सब बेसिक एलिमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में टूट जाता है, तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होता है, वो भी केमिकल चेंज है। और सोचिए, आप लोग ने मन किया, आपने जाकर कुछ भी जलाया, आपने अपना पेपर जला दिया, अखबार जला दिया, कुछ भी इसे जलाना नहीं चाहिए, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया, तो ये कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो, सॉरी ये भी केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि ऐश वगैरह जो बनती है वो बिल्कुल एक नया सब्सटेंस हो गया। तो फिलहाल के लिए 3 मेरी तरफ से काफी है, कम से कम 3 से 4 आप भी बताएंगे, और आगे हम लोग ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चलें आगे, चलो ओके। अब एक बात यहां से निकल कर आती है, भाई पता कैसे करेंगे हम लोग एक केमिकल रिएक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए नेचर में कई सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, लगातार ही होते रहते हैं, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं होती है। लैब कोई, जैसे कोई ऐसा नहीं होता केमिकल ए ने बी से रिएक्ट किया तो ए बोलता मैंने रिएक्ट करके बी से ए भी बनाया, ऐसा तो होता नहीं है। आपको वहां पर कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस को मेजर करना पड़ता है कि ये हो रहा है, इससे पता लगा सकते हैं केमिकल चेंज हो रहा है। तो ऐसी बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो किताब में मेंशन है, और जनरली भी जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि हाउ कैन वी नो केमिकल रिएक्शंस टेकन प्लेस। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। जनरली आप देखोगे या तो कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा होगा, कोई गैस निकल रही होगी। अभी कई रिएक्शन से हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, और हर गैस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है कि जैसे हमारे इर्द गिर्द है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सारी कलरलेस ओडरलेस है। कलरलेस ओडरलेस का मतलब क्या, ना उनको देख सकते हैं आप, ना कलर है उनके पास, ना गंध है, मतलब महक भी नहीं उनकी कोई,
तो फिर कैसे पता करते हैं? अब हाइड्रोजन का एक टेस्ट होता है जो आगे बताऊंगा मैं, उसके इर्द गिर्द एक मैच स्टिक लेके जाओगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, जैसे पॉपकॉर्न फूटते हैं, बर्न्स विद पॉप साउंड। वो गैस जो कंबस्टिबल गैस जो बर्न्स विद पॉप साउंड, वो कौन सी गैस होती है? हमेशा हाइड्रोजन होती है। CO2 गैस का एक टेस्ट होता है कि CO2 गैस जब एमिट होती है तो लाइम वाटर एक लैब में होता है, उसमें पास करते हैं, फिर शेक करते हैं लाइम वाटर को, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो CO2 का टेस्ट होता है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ऐसे ऑक्सीजन का भी टेस्ट होता है, पोटेशियम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के कई तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। अलग अलग रिएक्शंस के अलग अलग कई गैसेस कलर्ड भी होती हैं, तो उनका भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो चीज होती है केमिकल रिएक्शन में कि कोई गैस निकल रही होगी, ये हो हमेशा हो ही कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई गैस निकल रही हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है कलर चेंज। कई रिएक्शन देखोगे आप, जब नया सब्सटेंस बनता है तो कलर चेंज होता है। हर रिएक्शन में, फिर से बोलूंगा, नहीं जरूरी है, कुछ रिएक्शंस में आप देखोगे, अगर मैं डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा भी आपको। और एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है टेम्परेचर चेंज, ये काफी इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर चेंज। ये आपने देखा भी होगा ये आपने देखा भी होगा कि टेम्परेचर में चेंज क्या होता है, आता है। जैसा कि मैंने कहा डाइजेशन ऑफ फूड होता है, डाइजेशन ऑफ फूड तो गर्मी लगती है ना, तो वहां हीट रिलीज हो रही है, उसी के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक तो मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शंस अगर हो रहा है, कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? 3 तरीकों से, या तो कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हो रहा होगा, या कोई कलर चेंज हो रहा होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। कुछ ऐसे रिएक्शन हैं कि जिनमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए ये जो मैंने बताया था कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग यूजुअली केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे मैथ्स में बोलते हैं ना, x व्हेन यू मल्टीप्लाई x विद 5 इट बिकम्स 5x। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, हम लोग सीधे लिख देते हैं 5 into x इज इक्वल टू 5x। तो एक लैंग्वेज होती है जो चीजों को सिंप्लीफाइड तरीके से रिप्रेजेंट कर देती है। वैसे ही हम ये बोलना हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर के बजाय हमें केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं इस फॉर्म में। फिर से मैं कहूंगा क्यों यहाँ H2 लिखा गया, क्यों O2 लिखा गया, क्यों H2O लिखा गया है, इस बारे में थोड़ी और अपनी समझ को एनहेंस करने के लिए जिन लोगों को नहीं अंदाजा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा केमिकल हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसी प्लेटफॉर्म से जो वीडियो डाला गया है, मैंने ही डाला था वो, प्लीज उसको जाकर रिविजिट कर देख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। खैर यहाँ थोड़ी सी बात बताई गई है उसके बारे में। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, 2 into 2 4, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल है 2 एटम्स है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स होने चाहिए, ऑक्सीजन के 2 एटम्स होने चाहिए, और एक नया सब्सटेंस बन गया है पानी, 4 हाइड्रोजन एटम्स, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया है। ये जो साइड है मैंने पहले बताया, इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते हैं, और जो ये वाला साइड है इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। एक बात और मैं बोलूंगा, एक्चुअली में ये HH जो होता है, मैं अगर यहां दिखाऊं आपको, अगर मैं इस रिएक्शन को यहां लिखूं, HH ऐसा होता है, आगे पढ़ोगे आप, O डबल बॉन्ड O ऐसा होता है, O2 ये ऐसा बनाता है। तो अगर एक लाइन में किसी कहना हो तो दरअसल हो क्या रहा है यहां पर, ये H और H का बॉन्ड टूट रहा है, ये अलग अलग ऐसे होते हैं, H और H का बॉन्ड टूट रहा है, क्लीव हो रहा है, और यहां पर कोई नया बॉन्ड बन रहा है। तो एक लाइन में किसी को बताना हो कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो इसे, आप ऐसे भी कह सकते हो, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और बॉन्ड टूटते किसके हैं? ऑफ रिएक्टेंट्स। ये समझने के लिए आपकी बात समझिएगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स जो आप यहां देख रहे हो, और यहां पर क्या होगा? एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। किसके बॉन्ड बनते हैं? मेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं और नया सब्सटेंस बनाने के लिए प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनते हैं। मेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, टूटना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट्स इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 3 तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये एक इसका रिप्रेजेंटेशन था। अब मैं यहां से जो बात करने वाला हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले ये बात कर लेते हैं फिर उसमें आएंगे।
एक पहले मैंने आपसे भी कहा कि टेम्परेचर से रिलेशन जो करते हैं उसमें, क्योंकि ये बहुत बार मैं एनसीईआरटी में थोड़ा आगे दिया हुआ, पहले ही बता दे रहा हूं इसके बारे में कि टेम्परेचर चेंजेस को मेजर करने के लिए केमिकल रिएक्शंस को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है इसको ढंग से नोट करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज रिएक्शंस को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कैसे कैसे? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एक्सो का मतलब जैसा कि नाम से ही पता लगेगा, एक्सो का माने, ठीक है ये बात बताई मैंने कि ठीक है मैं बता देता हूं इस बारे में आपको डिटेल में। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें या नेचर के जो लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा फॉलो होती है। अब मान लीजिए, थोड़ा समझा दूं मैं आपको, मान लीजिए जैसे यही रिएक्शन था, तो समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब मैंने कहा कि ये बॉन्ड यहां टूट रहा है, ये क्लीव हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होगा तो एनर्जी चाहिए होगी इसे। अगर मान लीजिए इसे जो टोटल एनर्जी चाहिए वो चाहिए थी मान लीजिए 100 जूल, 100 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए थी, नहीं था पड़ा 100 जूल। यहां ये क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी यहां मेकिंग हो रहा है, यहां एनर्जी क्या हो रही है, 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। और यहां पर मान लीजिए 120 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक। तो नेट सम क्या हो जाएगा, नेट सम क्या हो जाएगा, नेट सम हो जाएगा कि 20 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। ये कहां करेगा, इनटू द सराउंडिंग। 20 जूल एनर्जी कहां रिलीज करेगा, ये सराउंडिंग में रिलीज करेगा, सराउंडिंग को गर्म कर देगा। सराउंडिंग क्या हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन का, जिस वेसल में वो रिएक्शन हो रहा हो वो उसका सराउंडिंग हो गया, या उसके इर्द गिर्द की जो एयर है। तो वो रिएक्शन जिसमें नेट तौर पे एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सो। एक्सो का मतलब देना, उसे क्या बोलते हैं, एक्सो। क्या बोलते हैं, एक्सो, एक्सोथर्मिक। इसी के उलट मान लीजिए एक रिएक्शन है N2, चलिए मान लेते हैं, खैर समझने के लिए बता रहा हूं मैं, N2 + O2 gives NO2 मान लीजिए, बैलेंस वगैरह नहीं कर रहा हूं, समझने के लिए बता रहा हूं एक चीज। इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें O ट्रिपल बॉन्ड O है, यहां NO2 ऐसे मान लीजिए कुछ बन रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेकिंग हो रही है, इसमें चाहिए मान लीजिए फिर से वही 150 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, चाहिए इसको। कहां से एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से ले लेगा। और मान लीजिए जब ये बना, यहां मेकिंग ऑफ बॉन्ड जब हुआ तो इसने रिलीज किया 100 जूल एनर्जी, 100 जूल एनर्जी रिलीज किया। तो जो नेट सम है इस रिएक्शन का, नेट सम है वो क्या है, 100 जूल रिलीज हो रहा है, 150 जूल एब्जॉर्ब हो रहा है। तो नेट सम क्या है, ये 50 जूल एब्जॉर्ब करेगा, कहां से, सराउंडिंग से। 50 जूल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। सराउंडिंग से रिएक्शन वेसल को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। उसके इर्द गिर्द की एयर को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं एंडो। जो अपने में हीट एब्जॉर्ब कर ले उन रिएक्शन को बोलते हैं एंडो। जिसमें और जो नेट हीट रिलीज कर दे उन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सो। मुझे उम्मीद है ये नोट नहीं कर रहा था, इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो नेट, ये बेस्ड किस पे, नेट जो एनर्जी है नेचर में वो कंजर्व्ड है। अगर 100 जूल चाहिए तो 50 जूल वो रिलीज करेगा, एक्स्ट्रा हो गई। वो नेट एनर्जी कंजर्व्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वरना वायलेशन हो जाएगा। तो नेट एनर्जी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की नेट जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है। चले आगे, चलिए। तो ये मैंने बता दिया, वही बात है एक्सोथर्मिक पे आ जाते हैं। ये तो मैंने बताया आपसे, दो हिस्सों में बांटा गया, एक्सो एंडो, मैंने समझा दिया है। इसके बारे में और लिखना कैसे है आप देख लेंगे, यहां तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। लिखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग्स। क्या है, एनर्जी इज गिवन, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाइज अभी आप नोट कर सकते हैं, गिवन आउट टू द सराउंडिंग्स, इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स सो दे हैव मोर एनर्जी, ठीक है। टेम्परेचर, दो बातें,
एक बात ये, दूसरी बात ये, इन दो बातों को आपको पॉइंट वाइज लिखना है। एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग्स एंड दूसरा एक टेम्परेचर इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये आपको विजुअल देख के पता लग रहा होगा। एक्सो बाहर निकालना, हीट बाहर सराउंडिंग में, नेट हीट सराउंडिंग में बाहर जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका ठीक उल्टा, अच्छा कुछ एग्जांपल्स बताऊंगे, एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो अभी हम लोग कई सारे रिएक्शंस करेंगे। ज्यादातर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, अभी हम लोग आगे करेंगे। कंबशन रिएक्शन एक्सो होगा, मतलब हम लोग जब गैस को जलाते हैं, आपके बंसन बर्नर में जो लैब में होता है, या घर पर जब खाना बनाते हैं, कोयला जलाते हैं, अगर एक्सो हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा तो खाना कैसे बनेगा। तो ये सारे कंबशन रिएक्शंस, चाहे वो C+O2 हो, कोई भी इस तरह का रिएक्शन हो, सारे कंबशन रिएक्शंस क्या होते हैं, CO2 है, CH4 प्लस बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। देखिए मैं बैलेंस आप लोग खुद करना है। इन सब रिएक्शन में हम क्या लिख देंगे, हीट प्लस हीट लिख सकते हैं। सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। बैलेंस है क्या, ये। और जैसे जो मैंने बताया था आपसे, जो रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है, रेस्पिरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। बायो में आप लोगों ने किया होगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है C6H12O6 प्लस 6O2, याद होना चाहिए आपको रिएक्शन, गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी या हीट लिखा होता है। तो ये भी रेस्पिरेशन भी कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ढेर सारे रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। सारे कंबशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सारे कंबशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुछ दो चार एग्जांपल, आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, क्लासिफाई करो तो आपको 2-3 एग्जांपल। रिएक्शन एग्जाम्पल का मतलब, अब केमिस्ट्री में 10th क्लास में हर चीज आपको केमिस्ट्री में रिएक्शन से जस्टिफाई करनी है। रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूं। ये बहुत बेसिक सी बात है, रिएक्शन लिखना 100% मस्ट है हर जगह। ठीक है, चले आगे, पक्का, चलो ठीक, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगली बात पे आते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑफ यूजफुल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सेल्फ हीटिंग कैंस एंड हैंड वार्मर्स। ठीक है, इसमें कुछ ठीक है। एंडो पे आते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज टेकन, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, टेकन ड्यूरिंग द रिएक्शन, टेकन या एब्जॉर्ब्ड। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये दो बातें आपको पॉइंट वाइज याद रखनी है। 1-2 करके लिखेंगे, बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दो बातें ध्यान रखेंगे, देख के पता। एंडो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहा है नेट तौर पर, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, इनके कुछ एग्जांपल, एक बहुत पेट एग्जांपल है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं यूजुअली वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक बहुत पेट एग्जांपल है इसका, ऑपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन का उल्टा होता है, ऑपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन विच इज फोटोसिंथेसिस। ये भी आपने पढ़ा होगा बायो में, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ना। क्या होता है उसमें, 6CO2 गैस प्लस 6H2O, फिर एरो पे आप लोग लिखते हो ना सनलाइट, डार्क में तो हो नहीं सकता, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, गिव्स C6H12O6 प्लस आई गेस 6O2 होगा ना, 6 2 12 6 18, हाँ 6O2। ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ये कैसा है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इनके रिएक्शंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ लिखूंगा तो आपको याद नहीं होगा, तो भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक बात है, बात समझ गए। एक्सो एंडो समझ गए। एक्सो मतलब देना, एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना। एक्सो मतलब एनर्जी रिलीज करना, एंडो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहां से हम लोग एक्टिविटी से शुरू कर रहे हैं। एक तरीका जो मैंने ज्यादातर वीडियोस में देखा, आपके स्कूल में भी पढ़ाया जाता होगा, जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह में देखा कि लोग मतलब नोट्स वगैरह देते हैं, जिस तरीके से पढ़ाते हैं, और वो एक हद तक सही तरीका भी है। लेकिन आज के प्लेन पर
जैसे सवाल एग्जाम में बनते हैं वो आपसे एक्टिविटी स्पेसिफिक सवाल बनते हैं कि एक्टिविटी में जैसे लिखा होगा ना, ये क्यों किया इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में जो आपने किया उससे क्या ऑब्जर्वेशन निकला, सवाल की फ्रेमिंग उस लिहाज से होगी। तो आपको पढ़ाई भी एक्टिविटी सेंट्रिक करनी है। इनका समराइजेशन अलग से करेंगे, लेकिन सिर्फ समरी पढ़कर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है, डिकम्पोजिशन ये होता है, इसके 3 एग्जाम्पल हो गए, डिस्प्लेसमेंट के 3 एग्जाम्पल हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट के 3 एग्जाम्पल हो गए, वैसे सवाल नहीं आते हैं भाई। अब पूछेगा आपसे भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते समय पानी में सॉल्ट क्यों डाल दिया, आपने अभी मैग्नीशियम रिबन को रेगमार्क से रगड़ा क्यों था। तो अगर आपने एक्टिविटी स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं की है, उन वाई वाले क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया है, तो आप 100% स्कोर नहीं कर सकते, मैं वायदा कर सकता हूं। आप उठाकर देख लेना, आप लोग के एग्जामिनेशंस में हर बार सवाल उसी पर आता है। इस एक्टिविटी जब कर जब कैल्शियम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करने रखा था, उसका क्या पर्पज था, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली एक्टिविटी इस चैप्टर की बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आपको लिखना नहीं है, आपको एक्टिविटी में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, पहले समझना है फिर लिखना है ध्यान से। हर एक्टिविटी में केमिकल रिएक्शन लिखना मस्ट है, 100% मस्ट है। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। जैसा कि मैंने कहा था, पहला सवाल ये आपके जहन में आएगा कि भैया ये जो है इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, मैग्नीशियम रिबन तो लिया, उस पर सैंड पेपर से उसे रब क्यों किया। तो इसका जवाब यही वाई एमजी रिबन, ये तुरंत याद भी होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, इज रब्ड विद सैंड पेपर। अब क्या होता है इसमें, जैसा कि आयरन में मूर्छा, मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल है, जो नेचर में जो गैसेस है, खासतौर से ऑक्सीजन, उसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और आयरन पे जैसे फेरिक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, वैसे मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक हद तक मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देंगे तब भी काफी है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। वो लेयर पूरे मैग्नीशियम मेटल को इनएक्टिव रेंडर कर देती है। तो अगर आपको उसको रिएक्टिव उसकी प्रॉपर्टी देखनी है तो आपको उस लेयर को हटाना पड़ेगा, तो रेगमार्क से रगड़ कर उसे हटाते हैं। बात समझ में आई। मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल है, उसको एयर में रखते हैं, तो एयर में गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब रिएक्टिव गैसेज है, उनसे रिएक्ट कर मैग्नीशियम पर एक ऑक्साइड की लेयर, MgO की लेयर जम जाती है। वो लेयर पूरे मेटल को इनएक्टिव बना देता है। तो उस लेयर को हम रेगमार्क से रिमूव कर देते हैं, सैंड पेपर से रिमूव कर देते हैं रगड़ कर, तो फिर मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी फिर से मतलब रिस्टोर हो जाती है। ठीक बात है। तो टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, MEG का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, formed on magnesium due to atmospheric oxidation। मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ करिएगा, मैं लगातार बोल भी रहा हूं, सुनते रहिएगा। टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन मैग्नीशियम ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ठीक बात है, ठीक है। अब क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको सैंडपेपर से रब किया, ठीक है, होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है, एंड बर्न इट विद यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास। इसको बर्न करना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट फार फ्रॉम व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये इंपॉर्टेंट सवाल है अगला, कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो देखकर क्या पता लग रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। मैग्नीशियम रिबन लिया, जैसे ही किया, ये क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन होगा, इट बर्न्स विद ए वाइट डैजलिंग फ्लेम। देखिए चमक, एकदम चमक पैदा होगी, वाइट डैजलिंग, एकदम डैजल करने वाली। कुछ लोग आते नहीं कमरे में डैजल कर देते हैं, एकदम होश उड़ा देते हैं। वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न करेगी, जो आपको इस विजुअल में भी दिख रहा होगा। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे यहां पर, इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, MG रिबन बर्न्स विद अ, शब्द इंपॉर्टेंट है, वाइट डैजलिंग, एक चमकदार फ्लेम के साथ बर्न करता है, वाइट डैजलिंग फ्लेम।
कैसे बर्न करता है? वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ, ठीक है। एंड एशेज ऑफ वाइट एशेज ऑफ MgO आर फॉर्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड है। शब्दों का हम लोग कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो माने इसका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? Mg, स्टेट भी मैं लिखूंगा, एग्जाम में कई बार लिखना जरूरी नहीं होता, कई बार पूछ भी लेता है, तो लिखना आना चाहिए। ज्यादातर मेटल्स नेचुरल स्टेट में सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी जो कि एक लिक्विड होता है। ऑक्सीजन, जब किसी भी गैस की बात करेंगे तो O2 के तौर पर लिखेंगे, उसका एलिमेंटल स्टेट जो होता है जैसे नीचे में पाया जाता है, ये गैसियस होती है। रिएक्शन करेंगे इसको तो क्या बनेगा? MgO। बैलेंस करना है, 2 O है, 2 O है तो इसको 2 कर देते हैं, और अगर यहां 2 Mg हो गया इसको भी 2 कर देते हैं, ये भी सॉलिड बनेगा, इसी के एशेस मिलेंगे आप, ठीक है। और 2 बातें यहां ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फिलहाल के लिए इतनी बात चलेगी। ये रिएक्शन कैसा है? रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। उन सारी बातों में हम आगे आएंगे, ठीक है, उस बात पे हम आगे आएंगे। तो ये बात आपको इस एक्टिविटी से प्रॉपरली नोट करनी पड़ेगी। 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर कि मैग्नीशियम रिबन को जब लिया था तो हमने बर्न क्यों, उसको पहले सैंड पेपर से रब क्यों किया गया था? जिसका जवाब है कि उस पर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है MgO, जिससे मेटल इनएक्टिव हो जाता है। उसको हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं। दूसरा सवाल है कि आप जब जलाते हो इसे तो क्या ऑब्जर्व करते हो? तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक वाइट डैजलिंग फ्लेम से वो बर्न करता है और वाइट एशेज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। याद करिए मैंने आपसे क्या कहा था? 3 चीजें होती हैं। तो एक कोई कलर चेंज, तो यहां पर देखो आप एक कलर चेंज भी देख रहे हो, एक कलर चेंज जैसे उसका रंग एकदम से वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। अच्छा एक चीज बता दो, जहां पर भी सोल्यूशन लिखा होगा, जहां पर भी सोल्यूशन लिखा होगा 99% ऑफ टाइम्स उसका स्टेट हो जाएगा एक्वस। मतलब लेड नाइट्रेट, इसका मतलब क्या हो गया कि पानी में लेड नाइट्रेट हमने किस में लिया है? पानी में डिसॉल्व कर दिया है, डिसॉल्व इन वाटर। क्योंकि सॉलिड स्टेट में लेड नाइट्रेट रिएक्टिव नहीं होता है। ज्यादातर सॉल्ट को, जो आयनिक कंपाउंड सॉल्ट्स होते हैं, उन्हें रिएक्ट कराने के लिए हम उसे पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, आयंस जनरेट हो जाते हैं जिससे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सॉलिड स्टेट में वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में। सोल्यूशन लिखा हो उसका स्टेट जैसे सॉलिड, मेटल का सॉलिड होता है, गैसेस का गैस होता है, ऐसे ही H2O प्योर लिक्विड्स का लिक्विड होता है। सोल्यूशन का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब कोई चीज पानी में डिसॉल्व है, ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस। पोटेशियम आयोडाइड मतलब यहां पर क्या है? इसमें लेड नाइट्रेट था, यहां पर हमारे पास क्या था? यहां पर हमारे पास लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट था। इसमें हमने क्या डाला? इसमें हमने क्या डाला? ये जो डाला है वो क्या डाला है? पोटेशियम नाइट्रेट। दोनों के सॉल्यूशन दाने हैं। दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं? दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं? कलरलेस है, कलरलेस है। अब मुझे बताइए यहीं से, देख कहां पर इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? जैसा कि देख के ही लग रहा है आपको, क्या है ऑब्जर्वेशन? अगर एक लाइन में लिखना हो, ऑब्जर्वेशन क्या है? देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब बताता हूं, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट मतलब सॉल्यूशन कोलॉइडल हो जाएगा। अब सर क्या पीपीटी लिखूंगा? प्रेसिपिटेट पूरा ही लिखूंगा। प्रेसिपिटेट के लिए मैं हमेशा पीपीटी लिखूंगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। अब ये प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जहां ये प्रेसिपिटेट लिखा होगा मतलब सॉल्यूशन कोलॉइडल हो जाएगा। जो प्योर सॉल्यूशन होता है, आपने 9th में ही पढ़ा था, जो प्योर सॉल्यूशन होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनसे लाइट पास हो सकती है, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। जैसे ये दोनों सॉल्यूशन है, एक्वस है, प्योर सॉल्यूशन थे। लेकिन जब इसमें लेड आयोडाइड, ये है आपका लेड आयोडाइड, ये आपका लेड आयोडाइड है, येलो येलो, तो ये जब इसमें डाला गया तो ये सॉल्यूशन का जो ट्रांसपेरेंट नेचर था बदल जाएगा, एक येलो पीपीटी बन जाएगा। और जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रांसपेरेंट, उसे बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। और जो चीज यहां बनती है कलरफुल, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। उस सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, जैसे दही को मथते हैं वैसे मथेंगे तो वो अलग हो जाएगा, दोनों फेजेस को हम आराम से अलग कर सकते हैं।
ठीक है, बात समझ में आई। अब पॉइंट ये है, इसका रिएक्शन लिखो। अब जब रिएक्शन लिखोगे तो आपको पता है क्या है, लेड नाइट्रेट। अब बच्चों को समस्या क्या है कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला तो लिख नहीं पाएंगे आप लोग, तो आपको वैलेंसी चार्ट याद नहीं है। याद है? याद है सर, क्या बात कर रहा हूं बताओ। लेड का वैलेंसी होता है Pb2+, नाइट्रेट का वैलेंसी होता है NO3-। क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, PbNO3 ट्वाइस। क्या बन जाएगा? अगर ये चीज आपको नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे, एग्जाम में नंबर नहीं ला पाओगे। वैलेंसी चार्ट याद करना मस्ट है। PbNO3 ट्वाइस, 2 इधर गया 1 इधर आया, लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, पोटेशियम इज ये होता है K+, आयोडाइड इज I-। ठीक है, इसमें तो कुछ वो करना ही नहीं है, Ki हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, Ki हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का मतलब लेड नाइट्रेट, साफ दिख रहा है ना, ठीक है, लेड नाइट्रेट। और जैसा कि मैंने कहा इसका स्टेट क्या होगा, एक्वस। सॉल्यूशन लिखा था इसका एक्वस, प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, इसका भी स्टेट क्या है, एक्वस। दोनों कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। आपने जब डाला, इनको रिएक्ट किया तो आयंस का एक्सचेंज होता है। I इधर आ जाएगा, NO3 उधर चला जाएगा, बन जाएगा यहां पर KNO3 प्लस PbI2। दिस इज लेड आयोडाइड, दिस इज योर लेड आयोडाइड। ठीक, अब पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट K की वैलेंसी 1 होती है, NO3 की 1 होती है, KNO3 बन जाएगा। लेड की वैलेंसी 2 होती है, आयोडाइड की वैलेंसी 1 होती है, तो PbI2 बन जाएगा। ठीक है, शब्दों में भी ये रिएक्शन अगर चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं आपके लिए। यहां पर शब्दों में क्या हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है, समझ गया होंगे आप वैसे। ठीक है, मुझे लगता है उतनी बात समझ में आ गई। अब बैलेंस है क्या, अच्छा यहां पर ये एक्वस होगा और इसके नीचे ऐसे बनाते हैं, सॉलिड लिखते हैं, और इसके नीचे मस्ट है लिखना येलो प्रेसिपिटेट, येलो PPT लिखना मस्ट है। जब भी कोई चीज प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगी सॉलिड लिखेंगे, एक्वस नहीं लिखेंगे, एरो नीचे वाला बनाएंगे, येलो PPT बनेगा। ठीक है, अब बताओ क्या रिएक्शन बैलेंस है। PB तो ठीक लग रहा है सर, PB ठीक लग रहा है। NO3 यहां 2 है, यहां पर NO3 एक ही दिख रहा है, तो इसको अगर हम 2 कर दें तो एक समस्या पैदा हो जाएगी। NO3 बैलेंस हो गया। K यहां पर कितना है, 2 है, यहां पर K कितना, एक ही है, तो अगर यहां पर भी 2 कर दें तो I भी 2 हो गया। कि यहां पर I भी 2 है, I भी 2 है, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। ये रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें नहीं जा रहा हूं, आपको बात समझ में आई। यहां पर आपको कलर चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, कलर चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, नए सब्सटेंसेस बन गए, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन, नए सब्सटेंसेस बन गए, कलर चेंज हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है, जब लेड आयोडाइड, 2 कलरलेस सॉल्यूशन है, लेड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का मिलाते हैं तो आपको एक येलो कलर का सॉल्यूशन नहीं, येलो कलर का कोलॉइड मिलता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलता है, या येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। किस चीज का, लेड आयोडाइड का और पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए आगे, पक्का, श्योर? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये एक्टिविटी आपकी 1.2 हो गई। एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज नहीं ढंग से करेंगे तो समस्या आएगी, बता दे रहा हूं मैं भी। अगली एक्टिविटी क्या है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे यहां देखिए जिंक ग्रेन्यूल्स, आपको शायद विजुअल में दिख रहा होगा, ये जिंक ग्रेन्यूल्स है। यहां पर इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब जिंक सॉलिड, छोटे छोटे पार्टिकल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी आपको याद करना पड़ेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं, ये HCl। और जहां पर भी एसिड लिखा हो यूजुअली आप एक्वस लिखोगे, पानी में डिजोल्व करके बनता है, या सल्फ्यूरिक एसिड, ये आप आगे भी सीखोगे अगले चैप्टर में। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 एक्वस। ठीक है, इसमें ऐड करो। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? दो बातें पूछ रहा है कि इसमें आप क्या देखोगे। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आप लिखोगे, ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे, कि सॉलिड जिंक खत्म होता जाएगा, सॉलिड जिंक
विल डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन। एक चीज तो ये देखोगे, खत्म सा होता जाएगा, विल डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन, एक चीज ये देखोगे। दूसरी चीज देखोगे, बबल्स ऑफ अ गैस, बबल्स ऑफ अ गैस स्टिक टू इट्स सरफेस, उसके सरफेस से गैस के बबल्स स्टिक करने लगेंगे। और तीसरी चीज देखोगे, तीसरी चीज जो आप यहां लिख सकते हो, इवोल्यूशन ऑफ अ कलरलेस, रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं है, कलरलेस, ओडरलेस, एक है इसका कोई महक नहीं है, गैस, which burns with a popping sound, which burns with a pop sound। ये आपको थोड़ा मेमोराइज भी करना पड़ेगा, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, मेमोराइज भी करना पड़ेगा। 3 ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे, जैसे सॉलिड घुलता जाएगा, जैसे कोई चीज मिलाते नहीं कभी कभी, जैसे आपने क्या देखा होगा लैब में करिएगा, सोडियम मेटल डालेंगे किसी, मत डालना, ये करना मत, आप बहुत डेंजरस हो जाएगा। मतलब घुलता है, खत्म सा होता जाएगा, खत्म सा होता जाएगा, डिसॉल्व करता रहेगा। कुछ ऐसा ही जैसा आप समझ सकते हो, आइस क्यूब, मान लीजिए आपने शक्कर को पानी में, शक्कर का एक क्यूब लिया, पानी में डाला, तो वो डिसॉल्व सा हो जाता है, खत्म सा होने लग जाता है, कुछ उस तरह की चीज होगी। लेकिन यहाँ डिसोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर एक नया कंपाउंड ही बन जाएगा, केमिकल चेंज होगा, वहां पर फिजिकल चेंज था। तो सॉलिड जिंक विल डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, एक तो ये हो जाएगा। विल डिसॉल्व कहेंगे, विल सॉल्यूशन एज अ न्यू कंपाउंड लिख दीजिएगा। ठीक, दूसरी बात, एक गैस आकर जो एक गैस भी निकलेगी जो इससे स्टिक करती जाएगी इसके सरफेस से, सॉलिड जिंक के। और तीसरा, ये जो गैस निकल रही है, जिसको हम यहां अगर ले लें, जो गैस निकल रही है, ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। इसके पास एक मैच स्टिक लेके आओगे तो पॉप, जैसे पॉपकॉर्न फूटता है, उस किस्म की एक आवाज आएगी। 3 ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अगर इसका केमिकल रिएक्शन लिखा जाए तो जिंक सॉलिड है, प्लस किसी से भी कर सकते हैं, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड से कर लिया, H2SO4, ये एक्वस लेंगे, जहां पर भी एसिड लेंगे, क्या दे देगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। और जहां पर भी आप ये लिखोगे, आपके लिए एक लाइन लिखना है मस्ट होगी, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओहो सॉरी, एक चीज आपके लिए लिखना मस्ट होगा यहां पर, इसके लिए बर्न्स विद अ पॉप साउंड, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये लिखना यहां पर आपके लिए मस्ट होगा। बात समझ में आई नहीं आई? पक्का? अगर कोई कहता कि सर रिएक्शन लिख के दिखाओ, किसके साथ रिएक्शन लिख के दिखाओ मुझे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी, तो यही रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा ये बैलेंस है, एक जिंक है, एक जिंक है, 2H2 2H2 SO4 एक H2SO4। ऐसे ही मान लीजिए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते, HCl बन जाता। अच्छा ये भी एक्वस है, इसीलिए ये पानी में डिसॉल्व होता जाएगा, यही मैं कह रहा था, सॉल्ट की तरह ये सॉलिड से एक्वस होता जाएगा। यही बात मैंने यहां पर आपको पहले ऑब्जर्वेशन बताई है, खत्म सा होता जाएगा, घुलता जाएगा उसमें एक नए सब्सटेंस की तरह। तो यहां बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस, और यहां पर बैलेंस नहीं है, मुझे लगता जिंक तो है, इसको 2 करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये एक्वस होगा। देखो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला जैसे लिखना था, मान लीजिए जिंक या सल्फेट का, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, वैलेंसी चार्ट नहीं याद है तो स्ट्रगल करोगे, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, ZnSO4। जिंक क्लोराइड में भी ऐसे Zn2 प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो Zn2 Cl2 बन जाएगा। अगर ये चीजें आपने नहीं की हैं तो आपको याद नहीं होगा। ठीक बात है? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, श्योर। चलिए, तो अभी तक हमने जो 3 एक्टिविटीज देखी, तीनों ही एक्टिविटीज में देखा, एक तो नए केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से नए सब्सटेंसेस बन रहे थे, कुछ कलर चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे थे, कुछ कलर चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे थे, और यहां पर अच्छा हाँ एक और बात थी, प्लस हीट भी लिखना है यहां पर, सॉरी प्लस हीट। अगर आप टच करोगे इसे तो रिएक्शन वैसे गर्म हो जाएगा,
इसमें रिलीज ऑफ हीट होगा। एक और चीज इसमें लिखनी थी, रिलीज ऑफ हीट। रिएक्शन वेसल बिकम्स हॉट, सॉरी, माने कैसा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक। अब तो समझ जाएंगे आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहला और तीसरा दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें क्या होगी, हीट रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मुझे उम्मीद है इस तरीके से केमिस्ट्री आपको पढ़ना है क्लास 12th में, क्लास 10th में। एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हुए रैंडमली याद करेंगे, रिएक्शंस तो याद नहीं होंगे और ना वैसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अगर ये बात क्लियर हो गई केमिकल चेंजेस के बारे में, तो अब हम लोग बातचीत कर सकते हैं, कितनी देर हुआ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में 4 तरह के बेसिक रिएक्शन पढ़ेंगे। बस मैं आपको एक इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। कॉम्बिनेशन, नाम से ही पता लग रहा है, दो चीजें मिलकर एक चीज बनाएंगे। 2 और मोर सब्सटेंसेस जॉइन टू फॉर्म 1 सिंगल सब्सटेंस। दो चीजें होंगी, 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होंगे मिलकर, 2 रिएक्टेंट होंगे, एक प्रोडक्ट होगा। इसी का उल्टा, इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। एक कंपाउंड होगा वो 2 में ब्रेक कर जाएगा, ए बी गिव्स ए प्लस बी। डिस्प्लेसमेंट, कोई किसी की जगह ले लेगा, ये दोनों अपनी जहां बदल देंगे। एक रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, अभी लौटेंगे। और इसी के बाद एक और पढ़ेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ आयंस AD प्लस CB बन जाएगा, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन, कई सारी एक्टिविटीज, एग्जांपल्स के माध्यम से इन डेप्थ, इन डिटेल हम लोग इस चैप्टर पढ़ेंगे। एक एडिशनल चीज आप पढ़ोगे इसके अलावा, एक एडिशनल चीज जो पढ़ोगे वो होगा रिडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को मैं अलग से रिएक्शन में तो नहीं मान रहा हूं, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई। रिडॉक्स रिएक्शन एक अलग चीज पढ़ोगे, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग जल्दी से खत्म कर लें। चले आगे, पक्का, चलो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो, जैसा कि मैंने कहा, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, ध्यान से इसकी डेफिनेशन, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, माने 2 लोग होंगे, A प्लस B प्लस C भी हो सकता है, गिव्स ABC। यहां पर एक ही होना चाहिए, यहां पर 2 या 2 से अधिक हो, कितने सारे हो हमें मतलब नहीं है। इसके ढेर सारे एग्जांपल करेंगे। कुछ एग्जांपल जैसे देखिए, मैं तुरंत बता देता हूं आपसे। ये H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन हमें बिना बैलेंस किए हुए नहीं लिखना है, सारे रिएक्शन में बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये 2H2 गैस हो जाएगा या 2H2O लिक्विड हो जाएगा। हर रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखना है, ये मस्ट है बच्चों, बिना बैलेंसिंग के कोई रिएक्शन नहीं लिखना है। ठीक, तो ये 2 रिएक्टेंट, देखिए 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। ऐसे ही C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2। ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन। याद करिए, भी हमने क्या रिएक्शन पढ़ा था, एक Mg सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2MgO। ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया, ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट साइड एक ही चीज आएगी, रिएक्टेंट यहां 2 लगाने से मतलब नहीं, मतलब कंपाउंड एक ही होगा, सब्सटेंस एक ही टाइप का होगा, एक ही होना चाहिए। इधर 2 हो, 2 से ज्यादा हो, सब चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट साइड 2 ही चीज होनी चाहिए। और ये सारे रिएक्शन, ये तीनों ही रिएक्शंस एक्सोथर्मिक भी हैं। यूजुअली आप देखोगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक भी होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक भी होते हैं। हमेशा हो, कोई जरूरी नहीं हो, यूजुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये दोनों तो आपको पता ही है, दोनों मैंने बताया भी था अलग से। ठीक बात है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, नाम से पता लग रहा है, 2 चीजें कंबाइन होती हैं और एक चीज बन जाती है। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट लेकिन एक ही होगा। और आमतौर पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। कुछ एक्टिविटीज से देखते हैं। इसकी एक सिंपल सी एक्टिविटी है, ये आप लोग ने पहले ही पढ़ा होगा। एक बीकर है, इसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम भी बोलते हैं, ले लीजिए। घरों में आप लोग ने देखा होगा, जैसे घरों में, अब तो शहरों में नहीं होता है उस तरीके से, गांव वगैरह में लोग छोटे कस्बे से आते हैं। मैंने बचपन में देखा था, आज से व्हाइट वॉशिंग जब होती थी तो बड़े बड़े स्टोन जैसी चीजें होती हैं, जिसमें हम पानी लाकर डालते हैं और वो उबलने लग जाता है, खौलने सा लग जाता है, और कभी कभी बबल्स बाहर भी आ जाती हैं।
इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। और जो बड़े बड़े पत्थर टाइप होते हैं या मिल्किंग ऑफ लाइम भी बोलते हैं, और जो बड़े बड़े पत्थर टाइप होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्विक लाइम में पानी डालो, ठीक है, स्लोली डालना है, देखिए क्या होता है। तो इस डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? इसका जवाब होगा यस, यस, टेम्परेचर इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। टेम्परेचर इंक्रीजेस का सिंबल होता है सिग्निफिकेंटली। इसका मतलब रिएक्शन कैसा है भैया, एक्सो है एंडो है, एक्सो है एंडो है, इसका मतलब रिएक्शन कैसा है, एक्सो है, एक्सो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और क्या होगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड है आपका CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, इसमें पानी डालोगे तो क्या आप देखोगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। फिर से देखो, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रो ऑक्साइड की वैलेंसी 1 है। 12 में सिखाता भी चल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस एक्वस बन जाएगा यहां पर। और साथ में आप चाहो तो हीट भी लिख सकते हो, काफी सारी हीट रिलीज होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बैलेंस इक्वेशन है, एक Ca है, एक Ca है, 2H है, 2H है, एक O है, 2 O है, 2 O है, ठीक है, बात समझ गए। तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ये आपको कई बार इसे बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम भी बोलते हैं। और ये कैसा रिएक्शन हो गया, दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक है, तो किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। हिसिंग साउंड जब हीट निकलती है इसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। और जैसा कि मैंने कहा ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक भी देखोगे तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, कई बार हीट बबल्स के फॉर्म में निकलती है, स्प्रिंकल आउट भी कर जाता है पानी के साथ, तो डेंजरस हो सकता है, इसलिए लिखा है स्लोली ऐड करना है, ठीक है। आगे चल सकते हैं पक्का। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, हाँ वही वगैरह लाइम साइकिल एक चीज होती है, कर लेते हैं अभी। तो ये क्विक लाइम में, ये हमने प्रोसीजर पढ़ा, ये क्विक लाइम में पानी डालो प्लस H2O करा तो क्या बन गया, इसका स्लेकेड लाइम। या इसमें अगर और एक्सेस वाटर डाल दे, ढेर सारा वाटर डाल दे, तो इसे लाइम वाटर भी बोलने लग जाते हैं। जब कम पानी होता है स्लेकेड लाइम बोलते हैं, जब ढेर सारा पानी डाल देते हैं तब लाइम वाटर ही बोलते हैं, जो लैब वगैरह में इस्तेमाल होता है, लाइम वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH। ये तो हमने कर लिया, ये स्लेकिंग ऑफ लाइम वाला प्रोसीजर जो हमने भी किया। अब इसी, ये चूने हैं, चूना है जो हम घर पे व्हाइट वॉशिंग में लगाते हैं। जब लगा दिया इसको, इसका यूज भी है, व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है और कई भी इस्तेमाल है। जब लगा दिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। और लाइमस्टोन ये सॉलिड व्हाइट सॉलिड बनाता है, व्हाइट सॉलिड मास जो बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसे, मार्बल भी यही होता है, चॉक भी यही होता है, तीनों का ही फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो। तो अगर इसका रिएक्शन लिखा जाए तो CaOH ट्वाइस एक्वस प्लस CO2 गैस गिव्स CaCO3 सॉलिड प्लस H2, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। बैलेंस है क्या, बैलेंस है, ठीक है। अब एक चीज बताइए मेरे को, ये व्हाइट होता है, ये व्हाइट सॉलिड मास होता है, ये आपका जो है ये व्हाइट सॉलिड मास है। अब एक चीज बताइए मुझे, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कितने प्रोडक्ट हैं यहां, दो प्रोडक्ट हैं, दो प्रोडक्ट हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता। तो स्लेकिंग ऑफ लाइम क्या हो गया, अच्छा इस रिएक्शन को टेस्ट फॉर CO2 गैस भी इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करो तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो मतलब वो गैस कौन सी है। अगर किसी गैस को लाइम वाटर से पास करो और शेक करो और वो लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है तो मतलब क्या है कि वो गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका रिएक्शन है मिल्की क्यों होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये दो प्रोसीजर पड़ा, ये रिएक्शन इसे साइकिल कहलाता है, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये कैसे बनता है, इसका भी एक प्रोसीजर होता है जो भी हम आगे अगले रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं। CaCO3 लाइमस्टोन है,
इसको हीट करोगे, डेल्टा लिखते हीट के लिए, तो आपको ये मिल जाएगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, CO2 गैस। तो ये पूरा एक साइकिल टाइप बन जाता है, इसे बोलते हैं लाइम साइकिल भी। तो ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी अगले हिस्से में हम लोग देखने वाले हैं। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? चले आगे, पक्का श्योर? चलो अगली जो रिएक्शंस हमारे सामने है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। बिल्कुल ठीक कॉम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा होगा। कॉम्पोजिशन में दो चीजें मिलती थी, दो अलग अलग रिएक्ट, दो या तीन जितने भी रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट एक बनाते थे। यहां उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक रिएक्टेंट होगा, ढेर सारे प्रोडक्ट्स होंगे, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स। बेसिक तौर पे समझा जाए, मान लीजिए कोई चीज है ABC, कोई चीज है ABC, ये टूट के तीन अलग अलग हिस्सों में टूट जाए, A प्लस B प्लस C, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसके ढेर सारे हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे और इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे। होपफुली ये बात आप लोग को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। तो एक्टिविटीज से पहले समझेंगे, एक्टिविटीज में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आएंगे, उसको हम लोग जब डेवलप करते जाएंगे तो फिर लास्ट में कॉन्क्रीट ढेर सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। फिर मैंने कहा कंसेप्ट, सवाल ये नहीं आएगा व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आ सकता है लेकिन सवाल आजकल आते हैं टेक्निकल सवाल, कंसेप्चुअल सवाल कि आपको इसके बीच में रिएक्शंस पता है कि नहीं, कलर चेंजेस पता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान से एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग पूरी चीज समझते हुए चलेंगे। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.5 आपके एनसीईआरटी की। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है, फेरस सल्फेट। ओके, क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। नोट द कलर ऑफ द, पहला सवाल हमारे सामने, नोट द कलर, इसका रंग क्या होता है। तो इसका जवाब आप लैब में जाके देखोगे, इसका रंग होता है ग्रीन। फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, सॉल्ट्स का ग्रीन, ग्रीन इन कलर होते हैं। ठीक, अच्छा यहां से एक बात और कोई पूछ सकता है, भाई फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Fe का वैलेंसी क्या होती है 2 प्लस, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है 2 माइनस, क्रॉस करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये FeSO4। और ये अनहाइड्रस की बात मैं कह रहा हूं, अभी बताऊंगा ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन एक चीज होती है वो आ जाती है, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन द फिगर, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। तो कलर चेंज क्या आएगा हमें ये बताना है। ठीक बात है, फेरस सल्फेट सॉल्ट लेना है जिसका रंग ग्रीन होता है, उसको हीट करना है और क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें होंगी वो हम देखेंगे यहां पे। तो जो आप चीज यहां पर देख रहे हो कुछ ऐसा ही होगा, ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, ये किसमें बदल गए, फेरिक ऑक्साइड। पहली चीज तो देख के ही पता लग रही है, ग्रीन टू रेडिश ब्राउन। अब ये कैसे होता है, मैं शब्द बाय शब्द आपको ऑब्जर्वेशन में कैसे आपको लिखना चाहिए। पहली बात, ग्रीन FeSO4 फेरस सल्फेट टर्न्स इनटू वाइट, पहले स्टेप में टर्न्स इनटू वाइट, विच देन टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन। रंग याद रखना है बच्चों, इनटू रेडिश ब्राउन। फेरिक ऑक्साइड ब्रैकेट में, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, along with evolution of gases जिनकी स्मेल होती है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर जिनसे आता है, सल्फर के कुछ जलने की महक आती है, कुछ इस किस्म का होगा, कुछ जलने की महक आती है। ये ऑब्जर्वेशन आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशंस आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसका करस्पॉन्डिंग रिएक्शन से कैसे समझेंगे, करस्पॉन्डिंग रिएक्शन से कैसे समझेंगे आप लोग, ये होता है FeSO4.7H2O, इसका रंग होता है क्या, ग्रीन, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। अब यहां 7H2O क्या है उस पर अगले चैप्टर में आएंगे, मैं थोड़ा सा बता दूंगा अभी आपको। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है।
इसका रंग क्या है? ग्रीन। इस पे ध्यान देना, इसका रंग है ग्रीन। इसको जब हीट करोगे, पहले हीट करोगे, हीट का सिंबल जो हम बार बार इस्तेमाल करेंगे डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं इसे, डेल्टा इस्तेमाल करेंगे तो पहले ये इसमें बदल जाएगा FeSO4.7H2, सॉरी FeSO4 प्लस 7H2 अलग हो जाएगा। इसका रंग क्या होगा? व्हाइट। और ये अनहाइड्रस होता है। पहला स्टेप तो ये होगा। अनहाइड्रस का मतलब यहां जो 7H2O था ये पानी, ये इसका मतलब समझना सॉल्ट गीला हो जाएगा, ये सॉलिड ही रहेगा। इसे एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं, इसका एक नाम होता है एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं ये। वैसे नाम जानने की जरूरत नहीं है। अनहाइड्रस हो जाएगा, पानी से अलग हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो FeSO4 है, जो आपको रिएक्शन याद रखना है, इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैस मिल जाएगी। ये गैस के लिए ऊपर वाला एरो लगता है। ये सारे सॉलिड होंगे, ये भी सॉलिड है। इसका रंग क्या होता है? रेडिश ब्राउन। ये रिएक्शन आपको ढंग से मेमोराइज करना है, ये रिएक्शन आपको ढंग से मेमोराइज करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी ढेर सारी बातें लिखी हुई है यहां पर। ये पहली बात तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या होता है? ग्रीन कलर के जो सॉल्टी क्रिस्टल्स होते हैं पहले वो व्हाइट में बदल जाते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट से। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल के एक हिस्से के तौर पर प्रेजेंट होता है, सॉलिड का ही हिस्सा होता है, ये उसको कलर प्रोवाइड करता है। जब हीट करेंगे तो पहले ये अलग हो जाएगा, और जब पानी वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है उससे, तो उसे बोलते हैं अनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जिसका रंग व्हाइट होता है। फर्दर हीटिंग करेंगे तो ये व्हाइट जो जिसका रंग अभी व्हाइट है, यहां से ग्रीन से व्हाइट हुआ था, व्हाइट से फाइनली फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा जिसका रंग रेडिश ब्राउन है। और इन ये सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, इनके लिए होता है ये स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो ये रिएक्शन आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये रिएक्शन आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, और ये फैक्ट के तौर पर आपको याद करना पड़ेगा। इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, एक रिएक्टेंट है, 3 प्रोडक्ट हैं। कौन सा रिएक्शन हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। एक बात समझ में आई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया और एंडो हुआ, एक्सो हुआ। बताइए, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हम हीट दे रहे हैं, तो ये रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। और आगे हम देखेंगे इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों थर्मल बोलते हैं? क्योंकि इसमें हीट का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसमें हीट का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बारे में थोड़ा और आगे आएंगे। ये बात आपको समझ में आई? ये एक्टिविटी क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। होपफुली मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। पॉज करके एक एक बात नोट करनी है, इसमें से कोई बात आप मिस नहीं कर सकते। ठीक, चलिए। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? लेड नाइट्रेट, जिसका रंग व्हाइट होता है। एक्टिविटी 1.6 लेड नाइट्रेट, इसका रंग क्या होता है? इसका रंग व्हाइट होता है। ये लेड नाइट्रेट है जिसका रंग व्हाइट होता है। पाउडर ले लीजिए, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है, हिट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन। यहां से आप देखोगे इसमें हमने क्या ले रखा? इसमें हमने लेड नाइट्रेट। फिर से लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा सर? Pb+2 नाइट्रेट इज NO3-1। क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PbNO3 ट्वाइस। क्या बन जाएगा? PbNO3 ट्वाइस। तो ये लेड नाइट्रेट है आपका, और जब इसको हीट करोगे तो ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। किस रंग की? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक, पहले रिएक्शन लिख लेते फिर ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा इसका? लेड नाइट्रेट आपने लिया जो कि सॉलिड और व्हाइट होता है, ये व्हाइट रंग का है। व्हाइट अलग से स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते हैं। इसको आप जब हीट करोगे, अब मैं बार बार डेल्टा बनाऊंगा, तो क्या होगा? ये लेड ऑक्साइड बना देगा, PbO, ये भी कलर व्हाइट ही होता है। एक चीज होगी, यहां NO2 गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी और O2 गैस निकलेगी। अच्छा, रिएक्शन का स्केलेटल फॉर्म नहीं याद है तो आप बैलेंस भी नहीं कर पाओगे। इतना तो आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, लिख लिख के याद होता है, ऐसा कोई और विकल्प नहीं है। बैलेंस कर लेते हैं इसे, 1 मिनट जरा। तो बैलेंस करने के लिए यहां मान लीजिए मैंने ले लिया, ठीक है, तो पहले तो इसको कई कॉम्प्लिकेशन, जैसे मान लीजिए आप यहां पर इसको 2 लोगे, क्योंकि Pb तो ठीक है, N2 है, N2 लोगे तो O की दर्द कितना हो जाएगा राइट में? 2 to the 4 + 2 6 17, और यहां पर O 6 ही है, तो ये समस्या पैदा कर देगा। तो इसको थोड़ा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग भी है इसको पहले याद कर लेना। थोड़ा यहाँ 2 से शुरू करना,
एक बार 2 से शुरू कर लोगे इसे, अगर इतना याद कर सकते हो तो बाकी सब कुछ हल हो जाएगा। यहाँ 2 कर लिया आपने तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। अब n कितना हो गया, ये देखो 2 और ये वाला 2, 2 इंटू 2 4 हो गया n। तो n को अगर बैलेंस करना है यहां पर तो यहां n क्या हो जाएगा, या n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बचा o, लेड बैलेंस हो गया, n बैलेंस हो गया, बचा o। o यहां कितना है, 2 3 6, 2 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 12 है। o कितना है, 12 है। इधर कितना है भाई, 2, 2 2 4, तो यहां 2, यहां 4 2 8, यहां 2, 4 8 प्लस 2 प्लस 2 12, 12 ओ को ही इसमें बैलेंस करना थोड़ा टिपिकल है। ये 4 याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंसिंग के लिए लिखा था मैंने, इसको इरेज कर दे रहा हूं वरना फिर यहाँ कुछ लिख नहीं पाएंगे हम लोग। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। ये ध्यान रखना है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये किस कलर के इसके फ्यूम्स निकलते हैं, रेडिश ब्राउन। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे, salt decomposes to give reddish brown fumes of a gas। reddish brown fumes, कोई कलर चेंज नहीं आएगा सॉल्ट में, लेकिन reddish brown fumes of a gas। और ये गैस कौन सी है, ये गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये रिएक्शन हो जाएगा। फिर से आप देख रहे हो रिएक्टेंट कितने हैं यहां पर, रिएक्टेंट कितने हैं यहां पर, रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट कितने हैं, 1 2 3। कैसा रिएक्शन हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखिए मैंने कहा था एग्जांपल्स हम यहां से करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और हीट एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंडोथर्मिक है। और तीसरी बात, डिकम्पोजिशन कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट का इस्तेमाल कर रहा है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन है क्योंकि ये हीट का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हीट का इस्तेमाल कर रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बात समझ में आई। फिर से एक बार इसको एक बार रिवाइज टाइप कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यही कॉपर नाइट्रेट के साथ भी होता है। ये लेड नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट होता तो उसमें भी यही होता है। कॉपर नाइट्रेट का भी ठीक हूबहू यही रिएक्शन होता है, एग्जाम में पूछा आ चुका है तो बता देता हूं। कॉपर नाइट्रेट होता तो उसमें भी यही रिएक्शन हो जाता। बाकी आप कंप्लीट कर लेंगे, कॉपर ऑक्साइड प्लस 4 NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का टेस्ट ही है कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, ऐसे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक सॉल्ट लिया हमने लेड नाइट्रेट जो कि जिसका रंग व्हाइट था, उसको जब हीट किया हमने तो देखा वो डिकम्पोज हो रहा, टूट रहा है और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं। वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स किसकी हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की हैं। बैलेंस रिएक्शन याद करना पड़ेगा। और ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है और साथ साथ थर्मल डिकम्पोजिशन है क्योंकि हीट का इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आई, श्योर, पक्का। तो हमने डिकम्पोजिशन के 2 एग्जांपल्स, इनफैक्ट 3 एग्जांपल्स पढ़ लिए, लेड नाइट्रेट का, फेरस सल्फेट का और कॉपर नाइट्रेट का। अब आते हैं एक ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आपको याद होगी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाली। कौन सी एक्टिविटी है ये, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाली। इसका फिगर मैं अगले पन्ने पे दिखाऊंगा आपको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाली। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं, फिगर हम लोग यहां पर देखेंगे, फिगर हम लोग यहां पर देखेंगे। कुछ बातें हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुन लेते हैं। एक प्लास्टिक मग लिखिए, उसमें होल करिए और फिर उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए। कार्बन इलेक्ट्रोड्स, इसके बजाय आप अपने लेड की पेंसिल, ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट जो है कार्बन का फॉर्म। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ग्रेफाइट है जो आगे देखेंगे, ये कंडक्टर होता है। कार्बन के कुछ फॉर्म कंडक्टर होते हैं। आपने पेंसिल की लीड ले लोगे, पेंसिल लीड में यही होता है, तो वो भी कंडक्ट कर देगा। क्यों होता है वो आप कार्बन यूनिट्स कंपाउंड से चैप्टर 4 उसमें पढ़ेंगे। कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। ठीक है, पानी डालना है। अब ये एक बड़ा की स्टेप है, इसका माने क्या है, पानी में ये क्यों डाला गया, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, ये क्यों किया गया है। अब देखिए आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, या आपने 10th में भी पढ़ा, 9th 8th में पढ़ा था। जो प्योर वाटर होता है, प्योर या डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होता है। कैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगा। नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होता है क्योंकि कोई आयंस नहीं होते हैं। नॉन कंडक्टिंग इन नेचर बिकॉज देयर आर नो आयंस। तो पानी में हम क्या कर सकते हैं, एक चुटकी नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल सकते हैं, या
वैसे तो नमक डालेंगे तो थोड़ा सिनेरियो बदल जाएगा, तो बहुत कम नमक, एक चुटकी या तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या कोई एसिड डाल देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए। तो क्यों करते हैं ये? फ्यू इट इज डन टू मेक वाटर कंडक्टिंग, टू मेक वाटर कंडक्टिंग। इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी तो रिएक्शन कैसे होगा? क्यों करते हैं? वाटर को कंडक्टिंग बनाने के। प्योर वाटर नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर दो टेस्ट, ये बात समझ में आ गई, ठीक? ये 8 भी आप लोग ने पढ़ रखा है। रेन वाटर कंडक्टिंग इन नेचर होता है क्योंकि इसमें डिसॉल्व्ड आयंस होते हैं। जो पानी हम लोग पीते हैं, जो मिनरल वाटर का मतलब क्या हुआ? उसमें डिसॉल्व्ड आयंस होते हैं, जिंक होता है, आयरन होता है, तरह तरह की चीजें होती हैं। हम लोग एक मीम भी चलता था, एक आदमी था, बोला कि उसको आयरन इनटेक करना है, तो आप कील थोड़ी खाए लेंगे, आपको डिसॉल्व्ड फॉर्म में चाहिए, पानी के थ्रू या अलग अलग सोल्यूशंस के थ्रू जो मिलेगा। इसीलिए जब लोगों को लैक ऑफ एनर्जी लगती है तो लोग इलेक्ट्रोलाइट पीते हैं, मतलब इस पानी में नमक पानी का घोल होता है, इलेक्ट्रोलाइट, वो पानी में आयंस की कंडक्टिविटी कारण वो नर्वस सिस्टम को रीइन्विगरेट कर देता है। खैर आगे बढ़ते हैं। Switch the current and leave the apparatus undistinct for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. ठीक है? These bubbles displace water in the test tube. पानी के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। Is the volume of the gas collected in same both the test tube? इसका आंसर अभी देखेंगे आगे। इसका आंसर वैसे होगा नो, फिलहाल बता दे रहा हूं नो। टेस्ट द गैसेस, कौन कौन सी गैसेस निकल रही है ये देखते हैं। तो बेसिकली पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ये रिएक्शन है पूरा। ये इसका एपरेटस है, ये इसका एपरेटस है, ये एनोड है आप देख रहे हो, और ये आपका क्या है? कैथोड है। ये इसका एपरेटस है, थोड़ा अलग टाइप का मैंने बना रखा है तो समझने में आसानी होगी, इससे साथ अलग टाइप का बना रखा है। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग टाइप का फिगर है, वो आप देख लीजिएगा। खैर एक चीज पहले बता दूं, एनोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड, आपको पता है ना आयंस दो तरह के होते हैं, आपको पता है आयंस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? कैटायन जो कि पॉजिटिव वाला होता है, जैसे Na+ हो गया, H+ हो गया एंड सो ऑन, और एनायन होता है, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज जिनमें होता है, जैसे Cl- हो गया, OH- हो गया, ये सारे आपने पढ़ रखे हैं, ठीक? अब इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स, ये इसमें इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड एनोड, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से भाई? कैथोड। कैथोड नाम कहां से पड़ा है? कैटायन जाता है इस पे, कैटायन गोज टू इट। अब कैटायन खुद कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है, तो कैथोड को कैसा होना पड़ेगा? कैथोड को नेगेटिवली चार्ज होना पड़ेगा। कैथोड को कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिवली चार्ज होना पड़ेगा। इन्होंने मार्किंग, ये मार्किंग गलत कर रखी है, ये इसमें कैथोड होगा, ये मार्किंग हल्की सी गलत कर रखी है। एनोड जो है, एनोड जो है, एनायन गोज टू इट। अब एनायन खुद कैसा है? एनायन खुद कैसा है? एनायन खुद कैसा है? एनायन खुद नेगेटिव है, तो एनोड कैसा होता है? एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। एनायन खुद कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये यहां गलत मार्क कर रखा है इन्होंने, इसको ठीक कर लेना चाहिए। ये है आपका जो इस पे आ रहा है वो है प्लस, ये है प्लस और ये है माइनस, ये है माइनस। जो इधर जा रहा है वो है माइनस, जो उधर जा रहा है वो है प्लस। एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, ये आपको याद रखना है। एनोड, कैथोड नाम कहां था? जिसपे कैटायन जाता है, कैटायन खुद पॉजिटिव है तो कैथोड पे जाएगा, कैथोड नेगेटिव है। एनायन, एनोड क्या होता है? जिसपे एनायन जाता है, एनायन खुद कैसा है? नेगेटिव है, तो एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब मैं आपको पहले ऑब्जर्वेशन तो बता दूंगा, पहले बता दूं थोड़ा लॉजिक। पानी में क्या होता है? H2O ये जनरेट करता है दो आयंस, H+ एक्वस और OH- एक्वस। ये आप लोग पढ़ोगे आगे। पानी दो तरह के, इसमें ये क्या हो गया? कैटायन हो गया, ये क्या हो गया? एनायन हो गया। और ये क्या देता है? कैटायन पर ये देता है, इसका एक रिएक्शन होता है H+, कैथोड पे जो रिएक्शन, ये आपको याद नहीं करना, बस समझने के लिए बता रहा हूं, जो याद करना मैं बताऊंगा। कैथोड पर ये रिएक्शन हो जाता है H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस,
ये आपको सिर्फ समझने के लिए है। और एनोड पर क्या हो जाता है रिएक्शन, ये 12th में आप डिटेल में पढ़ोगे। OH माइनस जाता है, 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। खैर आपको याद क्या रखना है, कैथोड पर क्या मिल रहा है, जो ये आपको याद रखनी है चीज, यहां से मैं लिखवाता भी हूं अभी। इसका ओवरऑल रिएक्शन आपको याद रखना है, वो आप देखिए H2O, इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, H2O 2H2O लिक्विड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। किस पर, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस नाम कहां से आया बताता हूं, ये क्या देगा 2H2 गैस प्लस O2 गैस। एक सेकेंड, H2 गैस प्लस O2 गैस। और ये कहां मिल रहा है, ये याद रखना, ये कहां मिलेगा, ये कहां मिलेगा, एनोड पर मिलेगा। ये कहां मिलेगा, सॉरी ये कहां मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। ये कहां मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। और ये कहां मिलेगा, एनोड पर मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। H2O का इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो H2 गैस मिलेगी कहां, कैथोड पर। एनोड पर क्या गैस मिलेगी, एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। एक चीज और आप देख रहे हैं, 2 है, ये 1 है। अगर ये 2 लीटर मिला है तो ये 1 लीटर मिलेगा। अगर ये 10 लीटर मिला है तो ये 5 लीटर मिलेगा, जिसको आप इस फिगर से भी देख सकते हो। इस बात को यहां पर देख रहे हो, ये देखो आधा है। अगर ये मान लीजिए 1 लीटर है, वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम कितना है, 2V है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो दोनों गैसेस मिलेंगी, जो एक सवाल था यहां पर, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, नो। इसका जवाब एक अलग से लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए हमें, रेशियो ऑफ H2 टू O2 बाय वॉल्यूम इज 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों है ऐसा, उस पर आगे आते हैं। ये बात समझे पहले, नहीं है, कितना है, सॉरी H2 और O2 का रेशियो कितना है, 2:1 है। अगर वो 2V है तो वो V, 2 लीटर तो वो 4 लीटर, और 2 लीटर तो 1 लीटर, वो 4 लीटर है तो 2 लीटर, इस तरीके से है। और कहां पर क्या मिलता है, कैथोड पर H2 गैस मिलती है। आपको ये सब नहीं याद करना है, ये समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ये फॉर सेल्फ है, ये याद नहीं करना है। ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको याद करनी, ये रिएक्शन इस फॉर्म में याद करना है। बात समझ रहे हैं। अब आप ये सवाल पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों है। ये बात समझ में, फिर से एक बार 2-3 बातें इसमें ध्यान रखने वाली थी। H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस शब्द का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस शब्द का मतलब होता है, लिसिस का मतलब तोड़ना, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से जब पानी को तोड़ते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। और भी चीजें तोड़ते हैं, NaCl भी तोड़ सकते हैं इस तरीके से। एक्सट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाईली एक्टिव मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल पानी को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं H2 और O2 में, इसलिए बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी कई लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यहां तक बात समझ में आई। दूसरी बात, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले प्योर वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, एकदम चुटकी भर नमक डाल सकते हैं, या उसको अवॉइड करिए जो NCERT में, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड को डाल दीजिए। क्यों करते हैं ऐसा, पानी कंडक्टिंग बनाने की, ताकि इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। पानी में 2 तरह के आयंस जनरेट होंगे, कैटायन एनायन, H+ और OH-। खैर जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे पानी का तो H2 गैस कहां मिलेगी, कैथोड पर। O2 गैस कहां मिलेगी, एनोड पर। जो वॉल्यूम होगा H2 गैस का वो O2 गैस के रिस्पेक्ट में दुगना होगा। अगर ये 2 लीटर मिल रही है तो ये 1 लीटर मिलेगा, 10 लीटर मिल रही है तो 5 लीटर मिलेगा। क्यों है ऐसा, ये बात हम लोग देख लेते हैं। वाई वॉल्यूम ऑफ H2 इज डबल ऑफ O2। क्यों, तो आप इसमें एक सिंपल सी बात देखोगे, इन एवरी मॉलिक्यूल, फॉर्मूले से बता रहे, इन एवरी मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऑफ वाटर, माने H2O, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H इज डबल ऑफ O। तो वही चीज वहां नजर आती है, आपको यही लिखना है। हर H2O के मॉलिक्यूल में
जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H हैं उतना O है, और हर गैस का वॉल्यूम उनके नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर वगैरह वो 11th में पढ़ेंगे। तो हर मॉलिक्यूल में 2 H है, H2O में 2 H है, 1 O है, इस नाते जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम भी होता है वो 2:1 का होता है। ये बात आपको ऐसे ही याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, पता करना हो कौन सी गैस H2O2 है, तो H2 गैस का क्या टेस्ट होता है? H2 गैस का टेस्ट क्या था? H2 गैस का टेस्ट क्या था? बर्न्स विद ए पॉप साउंड। कलरलेस ओडरलेस गैस होती है लेकिन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। O2 गैस के कई सारे टेस्ट हैं। O2 सपोर्ट्स कंबशन, फिलहाल आप इतना समझ जाइए, अलग से स्पेसिफिक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट्स कंबशन, जले मतलब सपोर्ट करेगी कंबशन, कोई चीज जल रही है तो जलते रहने देगी, खुद नहीं जलना शुरू हो जाएगी। कैंडल लेके आएंगे तो जलती रहेगी इसकी प्रेजेंस में। सपोर्ट्स कंबशन एंड इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अलग से इसका टेस्ट, अभी कोई स्पेसिफिक टेस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप हायर क्लास में देखेंगे। बात समझ में आई? एक नए, ये भी रिएक्शन कैसा है, ये भी रिएक्शन कैसा है, एक बार फिर से, ये भी रिएक्शन कैसा है? एंडो है। कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। याद रखना है क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एंडोथर्मिक है। एक स्पेशल तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उस पर आगे आएंगे, लेकिन ये भी रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, डिकम्पोजिशन भी है, ये भी समझ गए होंगे आप, क्योंकि यहां पर कितने रिएक्टेंट हैं? एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट हैं, तो डिकम्पोजिशन तो है ही, डिकम्पोजिशन है, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक, आगे बात करेंगे। और एंडोथर्मिक है, ये बात मैंने कर ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा ये एक अलग तरह का रिएक्शन है। टेक अबाउट 2 एक्टिविटी 1.8 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जिसका रंग व्हाइट होता है। सिल्वर क्लोराइड का फिर से फॉर्मूला देखते हैं। सिल्वर इज Ag विच इज +1, क्लोराइड इज Cl विच इज -1। क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? AgCl, जिसका रंग कैसा होता है? व्हाइट। तो सिल्वर क्लोराइड लेंगे, इसका रंग व्हाइट होता है। ठीक है, व्हाइट कलर है इसका। इसको चाइना डिश में रखेंगे और सनलाइट में रख देंगे, क्या हो जाएगा? ग्रेइश टर्न हो जाएगा। रिएक्शन पहले लिख देता हूं, इसको जब सनलाइट में रखोगे, एक चीज ध्यान रखना, अगर यहीं पर डार्क लिखा हो या कुछ ना लिखा हो, डार्क लिखा हो या कुछ ना लिखा हो, तो इन दोनों केसेस में नो रिएक्शन हो जाएगा। अगर आपको रिएक्शन कराना है तो स्पेसिफिकली आपको लिखना पड़ेगा सनलाइट, मस्ट है। लाइट, सनलाइट, H न्यू भी कई किताबों में लिखा होता है, मस्ट है। इसका रंग कैसा होता है? व्हाइट। और किसमें बदल जाएगा? Ag + Cl2 गैस। ग्रीनिश कलर की गैस होती है, वैसे अलग से आपको दिखाएगी नहीं, हवा में उड़ जाएगी। ये ग्रे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बैलेंस करेंगे क्योंकि 2 Cl चाहिए, तो यहाँ से बैलेंस कर देंगे, ये ग्रेइश हो जाता है। पता है सिल्वर का रंग? चांदी, पता ही है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट white AgCl turns into gray silver, into gray silver। फिर से एक बात, 2 बातें यहां ध्यान देने वाली हैं। कितने रिएक्टेंट है? एक रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कितने हैं? एक से ज्यादा है, 2 हैं। तो कौन सा रिएक्शन हो गया? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोसिंथेसिस टाइप एंडो है। और एक स्पेशल तरह का एंडोथर्मिक है, हीट नहीं इस्तेमाल कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल कर रहा है, लाइट इस्तेमाल कर रहा है, और किसी फॉर्म में रिएक्शन नहीं होगा। हीट करोगे तो नहीं होगा, लाइट से ही होगा, एक्सेसिव हीट देनी पड़ेगी या तो इसे बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, क्योंकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सिर्फ लाइट के फॉर्म में, सनलाइट। हाँ, बल्ब में रखोगे तब भी हो जाएगा, ये बल्ब में रखोगे तब भी हो जाएगा। ये सनलाइट के फॉर्म में, नॉर्मल हीट की बात नहीं कर रहे, इसे बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। बात समझ में आई? इसे कुछ और एग्जांपल्स आया करेंगे। ये रिएक्शन समझ में आ गया? सिल्वर क्लोराइड रखेंगे ऐसे तो ये व्हाइट से ग्रे हो जाएगा। सनलाइट के प्रेजेंस में डार्क में रखोगे तो कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। इस तरह की एक्टिविटीज पर एक सवाल भी बनता है, व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल्स। एग्जाम में काफी आता है, आप लैब में देखोगे डार्क कलर की बॉटल में इसका इस्तेमाल होता है, इसको स्टोर करने के लिए। क्यों? बिकॉज
AgCl undergoes decomposition रिएक्शन ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और अब वो रिएक्शन लिख के दिखा दोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इस तरह के लॉजिकल सवाल आते हैं, क्यों ऐसा होता है तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक बात है, श्योर, आगे बढ़ सकते हैं, पक्का ये तो याद करने वाली बात है, लैब में आप देख लेना इसे। सॉरी मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया है, फुल स्टॉप होना चाहिए ना, क्वेश्चन मार्क तो वहां है। ठीक है, चलें चलें। तो आज की आखिरी बात पे आते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट, मेनी प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट मेनी प्रोडक्ट। और एक बात और हमने देखी, एक रिएक्टेंट वन रिएक्टेंट मेनी प्रोडक्ट्स। ठीक, एक बात और हमने देखी, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी। कॉम्बिनेशन वाले कैसे थे, एक्सो थे। देखिए सब कुछ उल्टा है, वो यूजुअली एक्सो थे, ये यूजुअली एंडो है। यहाँ एक रिएक्टेंट मेनी प्रोडक्ट्स, वहां उल्टा था, मेनी रिएक्टेंट्स वन प्रोडक्ट था। अब इनको तीन हिस्सों में बांटा गया। थर्मल नाम से क्या पता लग रहा है, थर्मल नाम से क्या पता लग रहा है भाई, इस नाम से क्या पता लग रहा है, थर्मल का माने हीट, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, हीट इज यूज्ड। और फिर इनके एग्जांपल्स कर लेंगे। हीट इज यूज्ड टू कैरी आउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन एग्जांपल है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, ये आपको याद करना है। FeSO4 सॉलिड को हीट करेंगे, डेल्टा का सिंबल बनेगा, तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस। इनकी कैसे कैरेक्टराइज होंगी, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आएगा इसमें। तो क्या आएगा, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आएगा। ये कैसी होती है, रेडिश ब्राउन होता है। ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। और ये शुरू में ग्रीन से व्हाइट, ये तो अभी यहां व्हाइट है, पहले ग्रीन से व्हाइट होता जैसा मैंने बताया था, फिर ये हो जाता। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है, लेड नाइट्रेट वाला। लेड नाइट्रेट रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सॉलिड जो कि व्हाइट होता है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, हीट डालेंगे तो ये बना देगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। ये कैसे पता लगता है, ये रेडिश ब्राउन गैस होती है। कैसी गैस होती है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं इस गैस के। याद रखना है, बैलेंस नहीं है, इसकी बैलेंसिंग भी थोड़ी याद रखनी है, ये थोड़ा टिपिकल बैलेंसिंग है, ये ऐसे होगा। और इसमें एक और एग्जाम्पल होता है, तीसरा कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन को हीट करेंगे, सॉलिड है, तो क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। जिसका टेस्ट क्या होता है, CO2 गैस कैसे पता लगती है, कलरलेस ऑडरलेस गैस है, लेकिन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CaOH ट्वाइस में, वो आगे देखेंगे। लाइम साइकिल में हमने बात की थी, वो रिएक्शन ने किया था वहां पर, लाइम साइकिल में रिएक्शन किया है। तो ये तीन रिएक्शंस आपको याद रखने, कॉपर नाइट्रेट भी हो सकता था यहाँ पर। तो ये तीन रिएक्शंस याद करने, क्या कलर चेंजेस हो रहे हैं वो भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट इज यूज्ड। अब अगला क्या आ जाता है इसमें भैया, ये नोट करना पड़ेगा, याद कर लीजिए, याद कर करके नोट करिए। अगली चीज क्या आती है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका माने क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड। इसमें सबसे पेट रिएक्शन है जो आपके कोर्स में, जो आपको याद रखना है, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस एसिडिफाइड वाटर का क्या दे देता है हमें, इसके एरो पे हमें क्या लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। हीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी लिखना चाहिए। क्या क्या मिलेगा, H2 गैस प्लस O2 गैस। कहां कौन कौन मिलेगा, ये कहां मिलेगा हमें, ये कहां मिलेगा हमें, ये हमें कहां मिलेगा, ये हमें मिलेगा कैथोड पर, ये हमें कहां मिलेगा, एनोड पर। और देख के पता लग रहा है इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 2:1। और भी कुछ रिएक्शंस हैं, उनकी आपको जरूरत नहीं, जैसे NaCl लिक्विड। एक और इसका रिएक्शन अगर आप जानना चाहते हैं, NaCl मेल्ट स्टेट में होगा, एक्वस की बात नहीं कर रहा हूं, मेल्ट होगा, तो ये क्या देगा, Na मेल्ट Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस।
इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम में। इस तरह के और भी रिएक्शन है, तो ये एक आपके लिए काफी है, अभी इसके डिटेल में ज्यादा नहीं जाना है। थर्ड है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब इसमें सनलाइट इज यूज्ड। इसमें क्या भैया, सनलाइट इज यूज्ड। फोटो का मतलब लाइट होता है, जो फोटो लेते हैं ना, फोटो शब्द लाइट से आया, इसका मतलब होता है लाइट। लिटिक का मतलब टूटना, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब सनलाइट इज यूज्ड। और इसके 3 एग्जांपल, वही एक तो यही वाला है AgCl, इसको सनलाइट हर जगह लिखना मस्त है। क्या होगा, 2Ag प्लस Cl2 गैस। इसका रंग कैसा होता है, व्हाइट होता है। इसका एक और रिएक्शन है, बता देता हूं मैं आप लोग को। AgBr भी ऐसे ही टूटता है, AgBr भी ऐसे ही टूटता है, सनलाइट लिखेंगे यहां पर भी। AgBr भी ऐसे ही टूटता है, Ag प्लस Br2 2Ag। ये व्हाइट होता है, इसका रंग होता है पेल येलो। इसका रंग कैसा होता है, पेल येलो। और इसमें तीसरा आ जाता है आपका AgI, वो भी ऐसे ही टूटता है, 2AgI, वही सनलाइट, 2Ag प्लस I2। इसका रंग होता है प्रॉपर येलो, इसका रंग होता है प्रॉपर येलो। अगर इन तीनों में डार्क लिख दिया जाए, सनलाइट ना लिखा जाए, तो नो रिएक्शन हो जाएगा। और ये याद रखना है, जो तीसरा रिएक्शन है, ये जो आपका तीसरा रिएक्शन है, इसमें ये जो रिएक्शन है, इसका इस्तेमाल होता है ब्लैक, अब तो नहीं होता, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पूछा आ सकता है एग्जाम में। ब्लैक AgI के डिकम्पोजिशन का रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था पहले, NCERT में मेंशन्ड है, देख लीजिएगा। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आजकल तो डिजिटल स्नैपचैट का जमाना है सर, कहाँ उसमें जा रहे हो। लेकिन ये जो रिएक्शन है AgI के डिकम्पोजिशन का, इसका इस्तेमाल पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। तो मैंने खूब ढेर सारा लिख दिया है, क्लमजी भी कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक में समेटना चाह रहा था। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट का इस्तेमाल होता है, जिसके 3 एग्जाम्पल्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे कलर चेंजेस के साथ, और जो चीजें हो रही हैं। इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, इसमें पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। कहाँ क्या बनता है, कैथोड पर H2 मिलता है, एनोड पर O2 मिलता है, और रेशियो ऑफ वॉल्यूम 2:1 होता है, कि हर H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आइटम होता है। ये बात भी याद करनी पड़ेगी। सेकेंड रिएक्शन अभी चल जाएगा, नहीं करेंगे। तीसरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का माने जिसमें लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, सनलाइट। ये रिएक्शन डार्क में नहीं होंगे। AgCl का डिकम्पोजिशन या AgBr का या AgI का ये है। और AgI में एक स्पेशल चीज है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पहले इस्तेमाल होता था। ठीक बात है। तो यहां से हम लोग अपनी आज का जो हमने टास्क लिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो हमने किया। और आपने देखा होगा जो मेरा अप्रोच था वो मेमोराइज कराने का प्लान नहीं था, एक्टिविटीज के माध्यम से रिएक्शन लिखना और फिर वहां से जो कॉन्सेप्चुअल सवाल बन रहे हैं उनको करना। ये तरीका है सही क्लास 9 और 10 की केमिस्ट्री पढ़ने का। अगर आप सिर्फ समरी ऑफ नोट्स पढ़ोगे, टाइप ऑफ रिएक्शन एग्जांपल, वैसे सवाल ना एग्जाम में आते हैं ना आपको ढंग से याद होगा। आपको समझ कर मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक के साथ कहां क्यों हो रहा है, किस नाते क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है, वैसे समझना पड़ेगा। और जाते जाते एक बात और, जिसने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस और वैलेंसी चार्ट याद नहीं किया है प्लीज कर लेना। मैं पिन कर दूंगा उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में, तो उसे जाकर देख लेना। इसी के साथ आज की बात खत्म करते हैं। पार्ट 2 में मैं चैप्टर खत्म करूंगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट लेके आऊंगा। और ठीक है, फिर आज के इतना ही। जाते जाते इतना, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो पर एक्सीडेंटली आ गया है, प्लीज एक लाइक ड्रॉप कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप चैनल पे कंटेंट देख लो। हर चैप्टर का ऑलमोस्ट 9, 10, 11, 12, 8 का भी इनफैक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन डेप्थ, इन डिटेल सब कुछ चल रहा है। लाइव क्लासेस भी रेगुलर चल रही हैं। और कोई बात ना समझ में आई हो, लगा हो आप कुछ कहना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट करके ही बताना। कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो कमेंट करके ही बताना। इसी के साथ आज की बात खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय एवरीवन।